पहले इतनी मीटिंग हुई है, कुछ हुआ उसमें? हाँ जी बच्चे, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों आज है हमारी वीडियो नंबर 120, जिसके अंदर हम प्लस 2 क्लास का अपना लास्ट चैप्टर जिसका नाम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसको करने वाले हैं। बच्चे देखो, पहली बात, अगर हम बात करें टेक्निकल चैप्टर, ये बहुत ज्यादा टेक्निकल चैप्टर है और उतना ही इजी है। अगर आपने एक एक बात ध्यान से सुन ली ना बेटा, शेयर से ये कई गुना ज्यादा इजी है। अगर हम बात करें शेयर्स की, तो बच्चे शेयर्स में कई बार बातें आपको समझ नहीं आती थी, आपके ऊपर से जाती थी बेटा, इसमें ऐसा नहीं है। शेयर्स में क्वेश्चन थे 65 प्लस डिबेंचर के क्वेश्चन थे कितने, 40 या 45, नियर अबाउट 110 क्वेश्चन पढ़े बच्चे। इस चैप्टर में टोटल क्वेश्चन कितने, 35। और मजे की बात क्या है, जैसे कैश फ्लो था कि उसी में से क्वेश्चन आएंगे, 25 करा दूंगा यार, टेंशन ना। हाँ बच्चे, जैसे कैश फ्लो बोला था कि 60 क्वेश्चन पढ़ जाओ, उसी में से ही पेपर आएगा। ऐसे ही बच्चे यही 35 क्वेश्चन पढ़ जाओ। कुछ मैं आपको बैक क्वेश्चन कराऊंगा, 5-10 इंपॉर्टेंट है सब्सक्रिप्शंस वाले, तो बच्चे आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर मैं बात करूं इस चैप्टर के अंदर कितने कॉन्सेप्ट हैं, नॉर्मल कॉन्सेप्ट, फिर फंड्स वाला, तीसरा आउटस्टैंडिंग, चौथा 5 या 6 कॉन्सेप्ट हैं इस चैप्टर के अंदर बेटा। और आपको बताता हूं बच्चे, 5 कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इजी हैं। अगर 6 कॉन्सेप्ट है ना, तो 6 में से 5 बहुत ज्यादा इजी हैं। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट ऐसा है जो थोड़ा सा टेक्निकल है, वो कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन में यूज होता है, इसलिए ये चैप्टर टेक्निकल बन जाता है। पर उस कॉन्सेप्ट को भी कैसे समझना है, उसका बहुत अच्छी हमारे पास नोट्स हैं बेटा, हम उसमें से पढ़ेंगे और आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो बात करें, थोड़े से बच्चे अपने दिमाग के ताले खोल लेना आप सब। अब मैं आपको जो कॉन्सेप्ट कराने वाला हूं, वो +1 का एक कॉन्सेप्ट कराने वाला हूं, बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट। एनपीओ क्या होता है, क्यों होता है, ये नहीं मैं पढ़ाने वाला भी आपको। एक छोटा सा मैं कॉन्सेप्ट करा रहा हूं, आपको पता है अकाउंट्स बनाने के, अकाउंटिंग सिस्टम की बात करूं, अकाउंट्स बनाने के तरीके की बात करूं, तो हमारे पास कितने तरह के अकाउंटिंग सिस्टम होते हैं बच्चे? कौन कौन से? बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक्रूअल, एक होता है कैश सिस्टम, एक होता है अक्रूवल सिस्टम। पढ़ा है +1 में? ओके बच्चे देखो, अकाउंट्स बनाने के 3 वेज थे, सिस्टम ऑफ अकाउंट्स अगर मैं बात करें। एक है राजे कैश सिस्टम, एक होता है एक्रूवल, और एक थर्ड होता है हाइब्रिड। क्या होता है बच्चे? क्या होता है कैश सिस्टम, क्या होता है एक्रूवल, क्या होता है हाइब्रिड? हाइब्रिड है मिक्सचर ऑफ बोथ। क्या है बच्चे? मिक्सचर ऑफ कैश एंड एक्रूवल। जनरली ये अकाउंट्स में फॉलो नहीं होता, ये जनरली फॉलो होता है बच्चे टैक्स के अंदर, है ना। तो आपके लिए इसका रेलेवेंस कुछ भी नहीं है। हमें समझना है व्हाट इज कैश सिस्टम एंड व्हाट इज अक्रूवल सिस्टम। हम अकाउंट्स बनाते हुए दोनों में से कौन सा सिस्टम यूज करते हैं, पता किसी को? कैश। डूब के मर जाओ चुल्ली और पानी में, पढ़ाते थक गए तुम्हें पिछले साल पूरा, उसके बाद तुम बोल रहे हो कैश। सुनो जी सुनो, ओए नालायक है ये, एक्रूवल और कैश बोल गया, पूरा अकाउंट्स उसके बेस पे किया इन्होंने। चलो जी बच्चे, बात करते हैं एक्रूवल सिस्टम क्या है। एक्रूवल सिस्टम को समझेंगे 1 मिनट के अंदर। एक्रूवल सिस्टम में एक लाइन बोलने वाला हूं, इस लाइन को अगर आप समझ गए तो एक्रूवल सिस्टम कवर हो गया। एक्रूवल सिस्टम होता है बच्चे, अरुण देख लो मुझे, मैं नहीं पूछूंगा, नहीं आता आपको। हाँ हाँ फेस करो, कोई बात नहीं, नीचे मत रखो आंखें। हाँ। सुनो बेटा, एक्रूवल सिस्टम क्या है? एक्रूवल सिस्टम बोलता है जिस साल का खर्चा है उस साल में बुक करो, इररिस्पेक्टिव ऑफ कैश पेमेंट और कैश रिसिप्ट। जिस साल की इनकम है उस साल में बुक करो, इररिस्पेक्टिव ऑफ कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट। दोबारा से, अगर ये लाइन समझ आ गई तो पूरा एक्रूवल कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। एक्रूवल कॉन्सेप्ट समझ आएगा तभी एनपीओ समझ आएगा। अगर एक्रूवल ही समझ नहीं आया तो एनपीओ समझ। सर दोबारा से बोलो, व्हाट इज एक्रूवल? एक्रूवल सिस्टम बोलता है जिस साल का एक्सपेंस है उस साल में बुक करो,
जिस साल की इनकम है उस साल में बुक करो, इररिस्पेक्टिव ऑफ कैश पेमेंट एंड कैश रिसिप्ट। नहीं समझ आया? अब देखते हैं बच्चे जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। ये है ईयर 2011 फॉर एग्जांपल। चलो ये कर लेते हैं 2019, नहीं चलो 2011, ये है 2012। फॉर एग्जांपल ये है हमारा प्रीवियस ईयर और ये है हमारा करंट ईयर, है ना? ये है प्रीवियस ईयर, ये है फॉर एग्जांपल आप सब जब 2011 करंट ईयर था, आप ना 2011 के अंदर +1 क्लास में थे। कौन सी क्लास में थे बेटा? 2011 में फॉर एग्जांपल। और 2012 में कौन सी क्लास में आ जाओगे आप? ये प्रीवियस करंट भी छोड़ दो, एक सिंपल सी बात करता हूं मैं। 2011 में कौन सी क्लास में थे? 2012 में कौन सी क्लास में हो जाओगे? ठीक। फॉर एग्जांपल राजे, आपको 2011 में अकाउंट्स की अच्छी ट्यूशंस नहीं मिली, तो जब 2011 खत्म होने वाला था या आपकी +1 के लास्ट डेज थे, तो आपको पता चला कहीं से कि मार्केट में एक अकेडमी, लॉजिकल अकेडमी है ना, जो बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, हाँ हाँ ले कमाल है। तो आपको अपने फ्रेंड्स से पता चला कि अगर +2 में अकाउंट्स पढ़नी है तो लॉजिकल अकेडमी से पढ़ना ही बेस्ट है। तो आपके फ्रेंड ने बोला कोई बात नहीं, हम +2 में लॉजिकल एकेडमी में जाके एडमिशन ले लेंगे। आपकी फ्रेंड ने बोला भैया ऐसी एडमिशन नहीं मिलती, अगर +2 में एडमिशन लेनी है ना तो आज ही जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। साल शुरू होने से पहले ही सीट्स बुक हो जाती हैं, उसके बाद सीट नहीं मिलेगी। तो क्या होगा, आप +1 में ही आए लॉजिकल एकेडमी में और आपने आके बात की कि सर नेक्स्ट ईयर हमें आपके पास ट्यूशन पढ़नी है। तो मैंने क्या बोला कि आप अपनी रजिस्ट्रेशन करा लो। उन्होंने बोला सर रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? मैंने बोला कि आपको अपनी सारी फीस एडवांस में ही देनी होगी, यानी 2011 में ही आपको 2012 की सारी फीस है ना, तो आपको एडमिशन चाहिए था और आपने बच्चे 20,000 रुपीज फीस के मुझे दे दिए। आपने पे कब किया? 2011 में पे किया, 2012 में? जब भी ध्यान नहीं है बेटा, मैं एक बात बता रहा हूं, मैं कॉन्सेप्ट रिपीट नहीं करूंगा। 2011 में आपने मुझे फीस दे दी, है ना? ट्यूशन फीस आप लोगों के लिए इनकम है या खर्चा है? और बच्चे आप सब मुझसे ट्यूशंस कब लोगे? 2012 में लोगे, 2011 में लोगे? ट्यूशंस आपने ली 2012 में, है ना? तो बच्चे आपकी जेब से ट्यूशन फीस कब गई? 11 में या 12 में? आपने सर्विसेज कब ली? 11 में या 12 में? पैसे आपकी पॉकेट से आउट हो गए 2011 को और आपने सर्विसेज ली 2012 को, तो ट्यूशन फीस आपके लिए खर्चा है। तो बेटा इसको मैं किस साल का खर्चा मानूंगा? 11 का या 12 का? ये 11 का खर्चा माना जाएगा या 12 का? अरे बच्चे सुन के आंसर मत दो यार, अपना दिमाग लगाओ। अगर मैंने पूछ लिया 12 क्यों और नहीं बताया, मैं टांगे तोड़ दूंगा आप लोगों की। सोच के बताओ कि आपकी पॉकेट से पैसे के 11 को आप इसको 11 का खर्चा मानोगे या 12 का? 12 का। आपको क्या लगता है? वाई 12 का? 12 क्योंकि सर्विसेज तो तब मिल रही ना। पर पैसे कब गए? खर्चा कब हुआ मेरा? 11 का। तो 11 क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि सर्विसेज तो 12 को 2012 में मिलेंगे। कहाँ खर्चा माना जाएगा? 11। 2011 में मैं खर्चा कर रहा हूँ, 2011 में मेरी पॉकेट से पैसे गए हैं, तो कब का खर्चा? 11 का या 12 का? 12 12 12 12 12 12। बच्चे खर्चा माना जाएगा 2011 और 2012। बोलो आंसर इज दोनों का होएगा। क्यों 12 का होएगा, 11 क्यों नहीं होएगा? आपने कहा था रिस्पेक्टिव ऑफ कैश की कैश नहीं देखनी, कैश को पे है। ओके
बच्चे देखो, डिपेंड करता है हम सिस्टम कौन सा फॉलो कर रहे हैं। अगर मैं कैश सिस्टम फॉलो करूंगा तो खर्चा माना जाएगा 2000। अगर मैं एक्रूअल फॉलो करूंगा तो खर्चा माना जाएगा 12 का। सर मतलब समझ नहीं आया। देखो बच्चे, अभी कैश को भूल जाओ, हम बात करते हैं एक्रूअल की। अगर हम एक्रूअल का पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे ना तो बच्चे 2012 का खर्चा माना जाएगा, 11 का नहीं। देखो बच्चे बोलते हैं सर पॉकेट से कैश तो गया 2011 में, खर्चा 2011 में हो गया ना, तो 2012 का खर्चा क्यों मानेंगे? अरे बेटा, आप इस खर्चे का यूटिलाइजेशन कब कर रहे हो? एक्चुअली में जो फीस है ये किस साल की है? बच्चे की 2012 की है ना। जिस साल का खर्चा एक्चुअली में जो आपने ट्यूशंस ली हैं ये 11 के लिए ली है या 12 के लिए? हमने 12 के लिए ट्यूशंस ली है बच्चे, तो ये खर्चा किसका माना जाएगा? 12 का, जिस साल सर्विस ले रहे हैं। हमें नहीं देखना कैश कब गया। कैश मान लो यहां पे गया, कैश गया 2011 में। अरे भैया कैश तो देखना ही नहीं। एक्रूअल में एक लाइन लिखी है इन रिस्पेक्ट ऑफ कैश, कैश को कैश में देखो, एक्चुअली देखो कि वो सर्विसेज किस साल की थी, वो खर्चा किस साल का है। समझ आ गई बच्चे? कब का बच्चे? तो एज पर एक्रूअल क्या होता है? 2012 का। चलो ऐसी बात करते हैं, एक्रूअल पे यूं है, हमने सर्विसेज ली यहां पे 2012 में ट्यूशंस ली, हमने 11 में पे नहीं किया। 11 में पे हमने पे किया 2013 में, सर्विसेज ली 12 में, पे कर रहे हैं 13 में। अब बताओ ये 12 खर्चा है 13 का? 12 का। हमें पेमेंट देखनी ही नहीं, चाहे पैसे यहां जाएं, चाहे पैसे यहां जाएं, चाहे पैसे यहां जाएं, कहीं भी पैसे जाएं। एक्चुअली देखो वो खर्चा किस साल का है, सर्विस हम कब ले रहे हैं, कब हम उस खर्चे को इनकर्ड कर रहे हैं, ये बोलता है एक्रूअल। बात समझ आ रही है? अगर मैं बात करूं इनकम, अच्छा आप सबके लिए ट्यूशन फीस क्या है? खर्चा। मेरे लिए क्या है? बच्चे सुनो, मेरे को इनकम आ गई 2011 में, तो ये और पढ़ाना है मैंने 2012 में, तो मेरी इनकम 11 की मानी जाएगी या 12 की? अब बताओ। खुशी, खुशबू, बच्चे पैसे आए 11 में, पैसे आए 11 में और मैं सर्विसेज दूंगा 12 में, तो बच्चे ये मेरी 12 की ही इनकम मानी जाएगी। हमें नहीं देखना कि कब कैश आ रहा है, क्या देखना है हमें? सर्विसेज कब दे रहा हूं, मैं कमा कब रहा हूं, अर्न कब कर रहा हूं। यस, मैं कमा रहा हूं 12 में, यहां तो एडवांस आ गए भैया, जहां पे कमा रहा हूं वहां का खर्चा। समझ आ गई? ठीक। और 2013 में अगर मिले तब भी खर्चा कब कमाना, इनकम कब मानी जाएगी? 12, क्योंकि यहां पे कमाया। बात समझ आ गई? दैट इज एक्रूअल। अच्छा एक और बात पूछूं मैं आपसे, आप सब जानते हो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो फीस मार ही लेते हैं, देते ही नहीं। खैर कुछ बच्चों का एग्जाम्पल तो आना चाहिए। जबजीत आपको तो कह रहा हूं यार, पता है मुझे आपकी फीस ड्यू हो गई है, आपको नहीं कहा मैंने। बोल रहे थे क्या? ले जाना क्या नहीं कल हाँ देखिए ये वो कसम से बोला ना सर, मम्मा आज लेके जाइयो, आज आज से लेके जाइयो, कोई कल अभी सर ने बोला नहीं। चेक रहने दो बेटा, चेक करना झूठ नहीं। अरे मैं सीरियस हो गई क्या आप सब? अच्छा मतलब याद आ गया आप सबको? हाँ नहीं ठीक है, इसलिए बोला बच्चे, ऐसे एग्जाम्पल तो कोई भी नहीं है। चलो नाइस मार्केटिंग, मार्केटिंग नहीं है बच्चे, दैट इज डेट कलेक्शन। सुनो 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 बेटा, ईमानदार से सुनो बच्चे। 2012 में फॉर एग्जाम्पल जब जीत ने मुझसे ट्यूशन ली, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, सीरियस मत लेना, ऑफेंडिंग मत होना। 2012 में आपने क्या ली मुझसे? ट्यूशंस ली, ट्यूशंस ली ना, और आपने पैसे नहीं दिए, अभी पैसे नहीं दिए, तो खर्चा 2012 का माना जाएगा, जब दोगे तब माना जाएगा। ट्यूशंस ली 2012 में, पैसे बाद में दे रहे हो आप, तो खर्चा कब माना जाएगा? 12 का या बाद में? बताओ, खर्चा कब माना जाएगा? 12 का। वेरी गुड। जब जीत ने 2012 में ट्यूशन ली और बोलता सर बाद में पैसे दे दूंगा, इसने आज तक पैसे नहीं दिए और कभी देगा भी नहीं, तो बताओ खर्चा माना जाएगा इसका या नहीं माना जाएगा? खर्चा माना जाएगा। अगर ये पैसे नहीं भी देगा ना तब भी बोलेगा 2012 में मेरा खर्चा हो गया, क्योंकि एक्रूअल तो बोलता ही नहीं कैश दो या ना दो। एक्रूअल कैश की बात नहीं करता, एक्रूअल बोलता जब आपने खर्चा कर लिया वो उस साल का आपका खर्चा है, उसी साल का आपका खर्चा है, तो ये बोलेगा 2012 में मैंने खर्चा किया था, ये मेरा खर्चा है। जैसे अब देखो, जब जीत को मैंने पढ़ाया, मैंने इनकम अर्न कर ली, इनकम तो अर्न कर ली, पर अभी मेरे पास आई नहीं और सारी जिंदगी नहीं आई।
क्या ये मेरी इनकम मानी जाएगी? मानी जाएगी। कब की? 2012 की। एक्रूअल बोलता है कैश नहीं देखना आया नहीं आया कब आया। एक्रूअल क्या बोलता है? जिस साल में अर्न किया उस साल की इनकम बुक कर लो, जिस साल में इनकर्ड किया उस साल का खर्चा बुक कर लो। समझ आया मुकुंद? सर एक वो जो प्रूडेंस प्रिंसिपल होता है, हाँ कि प्रूडेंस नहीं लग रहा है इसमें नालायक, बताओ फिर भी क्या होता है प्रूडेंस? कि आने वाले लॉसेस को पहले ही करंट में होल्ड लो। तो मतलब प्रूडेंस डोंट डू इट। उसको मैं बोल रहा हूँ कि यस यस यस। मैं आपको बस आप इतना ही बोलो, मैं आपको आगे आंसर देता हूँ सारी बात का। अब बताता हूँ बच्चे ध्यान से क्या होगा। अब देखो, जब जीत ने मुझे बोला 2012 में सर मैं पैसे दे दूंगा, अप्रैल में बोला सर मैं पैसे मई में दे दूंगा, मई में क्या बोल रहा है? दे दूंगा दे दूंगा दे दूंगा करता चला गया। अब हुआ क्या? अब बच्चे इसने मुझे पैसे नहीं दिए, पर मेरे को इनकम तो माननी पड़ेगी। 2012 में मैंने अपनी इनकम मान ली 16,000 रुपए, इनकम मान ली। अब क्या हुआ? अब मार्च आ गया, अब मुझे पता चल गया क्या पैसे आएंगे भी नहीं। अब मुझे पता है फ्यूचर में लॉस होने वाला है, तो फ्यूचर में होने वाले लॉस को मैं आज ही बुक कर लूंगा ड्यू टू प्रूडेंस। फिर मैं यहां बोल दूंगा लॉस ऑफ जब जीत फीस 16,000 रुपये, देन ये कैंसिल हो जाएगा। ये पूछना चाह रहे थे ना, पर ऐसे नहीं पूछना चाह रहे थे, ऐसे मैंने बता दिया। समझ आ गई ना बात आपको? पर बच्चे आपको इसकी ये नहीं सोचना कि फ्यूचर में क्या होगा। मेरा एक सिंपल सी बात मैं सिखा रहा हूं, क्या? जब सर्विसेज ली उस साल खर्चा, जब सर्विसेज दी उस साल की इनकम, इररिस्पेक्टिव ऑफ कैश ट्रांजैक्शन एंड कैश रिसिप्ट। ये एक्रूअल सिस्टम है या कैश सिस्टम है? अगर हो अकाउंटिंग का कैश सिस्टम। अब कैश सिस्टम क्या बोलता है? देखो बच्चे, हमने फीस पे की 2011 में, सर्विसेज हमने ली 12 में, हमने खर्चा कब इनकर्ड किया? 12 में। अब ये बताओ 2011 का खर्चा माना जाएगा या 12 का? बच्चे कैश सिस्टम पता क्या बोलता है? कैश सिस्टम ये नहीं बोलता कि कब सर्विसेज ली कब दी। कैश सिस्टम बोलता है जिस ईयर जेब से कैश गया उस साल का खर्चा है, जिस ईयर जेब में पैसा आया उस साल की इनकम है। तो अगर मैं बात करूं कैश सिस्टम की तो ये खर्चा माना जाएगा 2011 का। सर ये वैसे बेस्ट है, क्योंकि पैसे कब जा रहे हैं? 2011 में। आ कब रहे हैं? 11 में। तो 11 की इनकम 11 खर्चा। समझ आ गई ना? अब मजे की बात क्या है, हम इंडिया में क्या फॉलो करते हैं, कैश सिस्टम या एक्रूअल सिस्टम? इंडिया में फॉलो करते हैं एक्रूअल सिस्टम। इंडिया में हम फॉलो करते हैं बच्चे एक्रूअल सिस्टम, और इसी एक्रूअल की वजह से जो कॉन्सेप्ट आए थे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, इनकम अनअर्न्ड, एक्रूड इनकम, ये इसी की वजह से आए थे ड्यू टू एक्रूअल। मुकुंद कहाँ पीछे पढ़ते थे बच्चे आप? वैसे पूछ रहा हूँ, नहीं वैसे पूछ रहा हूँ बच्चे, इन जनरल वैसे पूछ रहा हूँ। मैं भूल गया था, पहले बताया था 10 फेज में ना कहीं पे फेज 1। वही वहाँ वही टीचर है जो मैंने सुना है कि पढ़ाते पढ़ाते वो अगर गिलास आएगा तो गिलास पे लिख देंगे, दीवार आएगी दीवार पे लिख देंगे, कॉपी पे। एक फेज 1 फेज 2 टीचर है। अच्छा, मुझे बच्चों ने बताया कि सर एक टीचर है वो ना पढ़ाते हैं, जिससे मान लो कि लाइन लिखते हैं ना, हर बंदे का एक फ्लो होता है, तो जैसे मान लो पढ़ाते पढ़ाते खत्म हो गया ना बोर्ड, आगे दीवार पे शुरू कर देते। हाँ सुना है मैंने, तो मैं बोला शायद वही है। अब वो मैंने देखी नहीं, सुना है पर ऐसा दीवार या शीशा जो भी है। सर आप अच्छा बच्चे, आपको एक बात समझ आ गई क्या? हमें समझ आया कि एक्रूअल सिस्टम क्या होता है और कैश सिस्टम क्या होता है। कैश सिस्टम मतलब जब कैश आया तब इनकम, जब कैश गया तब एक्सपेंस। एक्रूअल में जब सर्विस दी, सर्विस ली उस साल का खर्चा उस साल की इनकम। आई होप क्लियर है ना एक्रूअल बच्चे? बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। आई होप क्लियर है ना? अब आपको नोट्स बना लेना इसके, लिख लो, घर जाके अच्छे से लिख लेना अपनी लैंग्वेज में। अभी लिख लो हल्का हल्का, बाद में आसानी आएगी चैप्टर पढ़ोगे। बच्चे एक बात याद रखो, एक बात बताऊं, देखो मैंने एनपीओ की स्टार्ट किया, कहाँ से स्टार्ट किया मैंने एनपीओ? एक्रूअल और कैश से ना। तो जब आप इसको रिवाइज करोगे 20 दिन बाद, तो आपको भी कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? अगर आपने नोट्स नहीं बनाए होंगे, क्या आपको याद रहेगी कि सर ने कहाँ से शुरू किया था? तो मेरी हर एक बात को जो मैं बोलता हूँ उसको रफ में लिख लिया करो, घर जाके फेयर किया करो। जब आप दोबारा रिवाइज करोगे ना नोट्स में से, तो आपको मेरी सारी वो बातें याद आनी शुरू हो जाएंगी कि सर ने ऐसे ऐसे बताया था। क्योंकि अभी तो आपको आसान लगता है, क्यों? क्योंकि मैं लिंक कर देता हूँ सब चीज़ें।
पहले थोड़ा बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा लिंक कर दूंगा, आपको इजी लगेगा। जब आप घर से पढ़ते हो ना तो सिर्फ आप लिंक तो भूल जाते हो, सीधा कॉन्सेप्ट उठाते हो तो फंस जाते हो। इसीलिए ताकि रिवीजन में भी सेम बातें आएँ आपके सामने। अरुण लिख लो बेटा, अभी हंस रहे हो बच्चे, बाद में रोगे फिर, मैं नहीं सुनने का। वीडियो देख लेता हूँ। कोई बात नहीं बच्चे, नहीं मिलनी। जैसे ही एनपीओ खत्म, वीडियो साइड डिलीट। गलत क्यों है? क्या मतलब? मैं तो करा दी बच्चे। बच्चे इस चैप्टर के खत्म होते ही सारी वीडियोस आपको डिसअपीयर हो जाएंगी, क्योंकि अगर आप इस वीडियो में घुस गए ना तो 6 महीने सिलेबस ही कंप्लीट होने का आप लोगों का, ठीक है ना। तो इसलिए घर जाके देखनी है, बहुत बढ़िया बात है। सर वो तो चलो जी, पहले बुक तो करा दो सर, उसी के लिए तो ट्यूशन में फिर मैं कराई नहीं। सर प्लीज सर सच्ची कह रहा हूं सर। हाँ कराऊंगा बच्चे, पर उस हिसाब से नहीं कराऊंगा। देखो सर बस आपको जैसे करो कि मेरी कॉन्सेप्ट ये वैसे ना कराना ना, जैसे बेस एक्रूअल सीधा जैसे टीचर कराता प्रॉपर, बस सीधा ही चैप्टर शुरू, अगले दिन क्वेश्चन अगले दिन खत्म, ऐसे कराना बिल्कुल जैसा कहते हो ना बाकियों का एग्जांपल, वैसे कराना। वैसे मैं हुई नहीं, अगर मैं बाकी से बच्चे बन गया तो फर्क क्या है बाकी में। क्रैश कोर्स ही कराते थे वैसे टाइप, वो महीने में बच्चे क्रैश कोर्स के लिए मुझे 3 घंटे लगते हैं वैसे क्या एक क्लास में। महीने के अंदर ऐसे सारा करा सकते हैं, एक बुक तो फिर बच्चे बाकी बच्चों को भी तो कराना ना, जब मैं आपको कराऊंगा अगर ऐसे। सर देख लो कराने तो सर आप मेरे को भी सर कराओ सर, मैं सर नंबर लाना नंबर लाने नहीं आपने, इसके बाद फर्स्ट बुक, कराऊंगा पर आपको समझ आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता। इसके बाद फर्स्ट बुक शुरू करेंगे। आप बताओ बच्चे मेरी क्या गलती है? तो फिर क्यों नहीं हुई? मैं तो कराई नहीं, क्यों नहीं किया आपने? हाँ समझ नहीं आता ना, करी नहीं बच्चे आपने। वीडियो देख लूंगा, अरे रे हाँ फिर नहीं मन किया ना बच्चे, ऐसा नहीं आपने वीडियो देखी मुझे समझ नहीं आई। मुझे बताओ चैप्टर कॉन्सेप्ट समझाओ, नहीं समझ आया, आपको समझ आया, जब तक आपने डाउट लिए आपका काम चलता गया। जब आप पढ़ोगे ही नहीं बेटा तो बताओ मेरी क्या गलती है? पहली बुक बच्चे 6 महीने की थी, पता है आपको? नहीं हो सकती है ना, ऐसे कह रहा हूँ। देखते हैं। एनपीओ तो वही जगह एक चैप्टर बाकी रह गए। डिवेंचर हो गया आपका? डिवेंचर हो गया आपका? हो गया वैसे तो, नहीं हुआ, नोट्स वगैरह हो रह गए। हुआ ही नहीं आपका, आप नोट्स भी ले लो, नहीं हुआ। इनका नहीं हुआ था, 2 क्लासेस लगातार लगाई है इन्होंने 9 बजे तक बैठ के मेरे सामने। बच्चे क्वेश्चन करने से पहले आप सब कहाँ पे थे डिवेंचर में? सबको तो आता है, क्वेश्चन तो एक नहीं हुआ इनसे क्वेश्चन, बैठ के कराए पढ़ाए, अब आते ही नहीं बच्चे, बताओ क्या करूँ? सर मेरा तो पेपर था। नंबर आ जाएंगे अच्छी बात है ना, डिवेंचर नहीं हुआ, फिजिकल नंबर आ जाए आपके, बढ़िया है ना। आपने एक प्री बोर्ड के घटिया से एग्जाम के चक्कर में 10 नंबर कम हो जाते, क्या फर्क पड़ना था बेटा, बताओ? ये है ना, अब आपकी कमी है बच्चे। अब आप पता क्या, अब ये बच्चे डिवेंचर कर चुके हैं, अब आप जो डिवेंचर करो उसे दोबारा करा दो, मैं करा भी दूंगा पर टाइम होना चाहिए ना। इसीलिए बोलते हैं जब पढ़ाते हैं तब पढ़ लो। आप तो एनपी भी छोड़ रहे थे बच्चे, आप लकी थे उस दिन इन्होंने डिवेंचर नहीं किया हुआ था, वरना एनपी शुरू हुआ था आपका ये भी चला जाना था। इसीलिए बोलता है जब पढ़ा रहा हूँ कोई चीज़ तो पढ़ ला करो। चलो कोई बात नहीं, ऐश तो कर रहा है, क्या कहे इसने पूरा साल। बल्कि एक और बताऊँ, पढ़ के मत जाओ, पढ़ के जाओगे ना 3 घंटे पेपर में लिखना पड़ेगा, आते ही कुछ नहीं होगा वो 3 घंटे भी ऐश नहीं। हाँ फिर अच्छे नंबर आ गए, फिर कोर्ट में जाना पड़ेगा, अच्छे नंबर में फिर ऐश जब एडमिशन नहीं मिलेगा तो टेंशन तो लेते नहीं आप, ज़्यादा से ज़्यादा क्या मर जाओगे नहीं जब जीत। फिर चलो सुनो बेटा सुनो, बात समझ आ गया आपको? ओके अब शुरू, चलो उसका क्या होगा देखेंगे, पहले इसको समझ लो। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं बात करूं आपकी +1 की, आपने जितने भी अकाउंट्स मेंटेन किए हैं वो किस बेसिस पे किए हैं? एक्रूअल है कैश? क्योंकि इंडिया में क्या फॉलो होता है? अगर मैं बात करूं पार्टनरशिप की, किस बेसिस फॉलो किया है? एक्रूअल और कैश? एक्रूअल। शेयर्स? एक्रूअल। सेकंड थर्ड बुक सारी एक्रूअल। एनपीओ इसको किस बेस से फॉलो करना है? दोनों, कैश भी और एक्रूअल भी, कैश सिस्टम भी और एक्रूअल दोनों बनेंगे। सर मतलब सर व्हाट इज एनपीओ?
एनपीओ इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा बिजनेस जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। क्या है? वेलफेयर करना। और मुझे तो लगता है वेलफेयर करना भी नहीं है, क्या करना? घपले करना। एक बच्चे, आपको पता है जितनी भी चैरिटेबल ट्रस्ट है ना, इनसे ना बहुत ज़्यादा घपले होते हैं। आप महंगी भी बहुत होती है सर ये। महंगी क्या? कितनी महंगी होती है? मैं कह रहा जो चैरिटेबल ट्रस्ट है ना बच्चे, ये सिर्फ और सिर्फ घपले करने के लिए बनाई जाती हैं। आपने देखा होगा मोदी गवर्नमेंट आने के बाद इंडिया में कितनी करोड़ करोड़ का पता नहीं कितनी वैल्यू थी उसकी, एनजीओज बंद हो गए हैं क्योंकि सारे धांधले बचे थे। श्री नरेंद्र दास दामोदर दास मोदी जी, सच्चाई है। ये फैक्टर देखोगे आप, इतने डीप नहीं पढ़ते ना। हाँ जी, तो बच्चे सुनो, देखो जी, सेक्शन 8 कंपनीज, चलो देखो जी बच्चे, जब हम कोई बिजनेस करते हैं, क्या करते हैं? बिजनेस, या तो हम उसको एज अ सोल प्रोप्राइटर करते हैं, या हम उसको एज अ पार्टनरशिप करते हैं, या फिर एज अ कंपनी, या फिर एज अ एनपीओ, दैट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग कैसे होती है, कहां पे सीखी थी? प्लस वन क्लास में। इसके कौन कौन से अकाउंट बनते थे? ट्रेडिंग अकाउंट, अगर मैं इसके फाइनल अकाउंट की बात करूं, ट्रेडिंग अकाउंट, एंड अगर मैं इसके फाइनल अकाउंट की बात करूं तो कौन कौन से थे? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट। लाइक स्टेटमेंट यहां पे आएगा। अगर हम कंपनी के फाइनल अकाउंट्स की बात करें तो क्या सीखा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये सीखा ना। तो एनपीओ के अंदर कौन कौन से फाइनल अकाउंट होने वाले हैं? एक होगा राजे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, सेकंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, थर्ड बैलेंस शीट। सुनो ओए सुनो यार, इधर जैसे यहां पर बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहां पे बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिखते। क्यों क्यों नहीं लिखते? नहीं लिखते। यस बच्चे देखो, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं है, इसलिए इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नाम नहीं है। इसमें खर्चे और इनकम होती है, इसका नाम क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और एक बनेगी बैलेंस शीट। तो समझ आ गया इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखना है? क्या सीखना है? रिसिप्ट एंड पेमेंट, उसका नाम प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, बस सिर्फ नाम प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, बाकी गुण वही हैं, खर्चे इनकम वाले। आगे सुनो, अब जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ये बनता है कैश सिस्टम के अकॉर्डिंग। ओ माय गॉड। एंड अगर मैं बात करूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर की, ये अगेन बनता है एक्रूअल के अकॉर्डिंग, और ये तो होती है एक्रूअल है। बात समझ आ गई? तो इस चैप्टर में हमें एक्रूअल का कॉन्सेप्ट ही पढ़ना है और कैश का ही पढ़ना है। कैश सिस्टम कौन फॉलो करता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या फॉलो करेगा राजे? तो आई होप आपको समझ आया इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है बच्चे? हमें पढ़ना है नंबर 1 रिसिप्ट एंड पेमेंट। हाँ जी, इसमें सिर्फ अकाउंट से एंट्री नहीं कोई एंट्री नहीं है बच्चे इसमें, गए हो। सिंपल अकाउंट है। सेकंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट। बच्चे आपकी जो क्या है, क्या बोलते हैं हाँ, जो इसके फाइनल अकाउंट है ना बच्चे, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो चलता है कैश बेसिस पर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक्रूअल बेसिस पर, एंड बैलेंस शीट तो होती ही एक्रूअल बेसिस पे है। आपको बात समझ आ रही है बेटा? ठीक है ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इसका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। बच्चे एक मजे की बात बताऊं मैं आपको, रिसिप्ट एंड पेमेंट आप भी पढ़ेंगे, अभी खत्म हो जाएगा। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता क्या है? जनरली आपने +1 में कैश अकाउंट पढ़ा था ना। ओए इधर देखो, आपने क्या पढ़ा था? कैश अकाउंट। ये कैश अकाउंट ही है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और कुछ नहीं, क्या है?
कैश अकाउंट ही है। आप सब मुझे बताओ, कैश अकाउंट की डेबिट साइड में और कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में, डेबिट में क्या आता है? जो कैश मतलब आ रहा है, रिसिप्ट या पेमेंट्स? रिसिप्ट। रिसिप्ट आती है, इधर लिखते हैं, और पेमेंट्स याद है आपको? किसी भी ट्रांजैक्शन की वजह से कंपनी के पास कैश आएगा तो क्या होगा? डेबिट होगा। अगर कैश जाएगा तो क्रेडिट होगा, हाँ है ना? तो यही है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। डेबिट साइड क्या आती है इसकी? क्रेडिट में क्या आता है? तो जितनी भी हमारी रिसिप्ट्स हैं राजे, वो कहां पे जाएंगी? इसकी डेबिट साइड में। और जितनी भी पेमेंट्स हैं, मैं बोल रहा हूं एनपीओ ने एक बिल्डिंग परचेज की कैश में, तो ये कहां जाएगा? रिसिप्ट या पेमेंट में? पेमेंट क्या है? ऐसा पेमेंट दिया है, ऐसे करके ये क्या पता नहीं आ रहा। क्या में देखते हो? सुनो, कुछ बोला तो नहीं ना? बोला था मैसेज ना, ये हाथ इधर किया था, इंटेंशन इधर किया था, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। हाँ जी, सुनो जी सुनो बच्चे, आपको समझ आया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मतलब डेबिट में सारी रिसिप्ट्स, क्रेडिट में सारी पेमेंट्स। मैम बंद करो प्लीज इसको 10 मिनट, प्लीज प्लीज जल्दी, टाइम वेस्ट हो रहा है, कोई फायदा नहीं है। हाँ जी, तो बच्चे पेज नंबर 1.2 निकालो। 2 नीचे लिखे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ। एनपीओ में कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने हमने? फर्स्ट इज, सेकंड इज, थर्ड इज, ठीक? ओके यार, ओ नहीं यार, आपको मैं पढ़ा रहा हूं कि इसमें से रिसिप्ट क्या है और पेमेंट क्या है, ये देखना सिर्फ आपको देख के नहीं पता चलेगा बिल्डिंग परचेज मतलब रिसिप्ट। कमाल कर रहे हो यार आप। देखो जी, पहला पॉइंट इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, पेज नंबर 1.3। ये फर्स्ट बुक में है बच्चे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ, फर्स्ट बुक में। हाँ जी, इसका फॉर्मेट देखते हैं बच्चे। फॉर्मेट कैसा है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी होगा बच्चे इसके ऊपर लिख लो, लाइक कैश अकाउंट, लाइक कैश अकाउंट, डेबिट इज रिसिप्ट साइड एंड क्रेडिट इज पेमेंट साइड। ओ यार बातचीत मत करो, कैश आएगा तो डेबिट, कैश जाएगा तो क्रेडिट। बच्चे मुझे बताओ, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक एसेट अकाउंट है या एक लायबिलिटी अकाउंट है? पेमेंट अकाउंट दोनों क्योंकि डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड। ओ ना लाइक हूँ मैं, कह रहा हूँ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक कैश अकाउंट है, और कैश क्या होती है? एसेट है लायबिलिटी? क्या है दोनों? ये कैश अकाउंट तो है एक, तो पेमेंट मतलब लायबिलिटी होती है फिर? और पेमेंट का मतलब एक्सपेंस ही नहीं होता हर बार। पेमेंट का मतलब कैश कम होना, रिसिप्ट का मतलब कैश आना। कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक तरह से एसेट अकाउंट है काइंड ऑफ, क्योंकि कैश अकाउंट है, हाँ है ना? तो बच्चे एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट या क्रेडिट? तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आएगा क्रेडिट में आएगा? डेबिट में। तो चेक करो पहली आइटम, ओपनिंग बैलेंस। एक और बात, इसके अंदर सिर्फ कैश ही नहीं लेना आपको, बैंक भी। अगर कैश में पैसे आए या बैंक में पैसे आए मतलब रिसिप्ट है, कैश से गए या बैंक से गए मतलब पेमेंट है, ये दोनों का मिक्सचर है, हाँ है ना? तो ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा कैश का, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, समझ आ गई? नेक्स्ट वर्ड इज सब्सक्रिप्शन। इससे बड़ा खेलना आपको, अभी के लिए सुन लो। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन क्या होता है बच्चे? देखो, जैसे आप सब अमेज़न लेते हो, नेटफ्लिक्स, उसकी एक सब्सक्रिप्शन पे करते हो ना बच्चे। व्हाट इज सब्सक्रिप्शन? कि आपकी मेंबरशिप कंटिन्यू रहे। अगर आप सब्सक्रिप्शन नहीं लोगे तो क्या अमेज़न के मेंबर बन पाओगे आप? है ना? तो ऐसे ही अगर आप किसी एनपीओ के मेंबर बनना चाहते हो तो आपको हर साल, हर महीने, 2 साल में जो भी रूल है उसे आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है, लाइक अ सब्सक्रिप्शन। समझ आएगी बच्चे? तो ये एनपीओ के लिए रिसिप्ट है या पेमेंट है? हम अपने अकाउंट नहीं बना रहे, हम एनपीओ के अकाउंट बना रहे हैं, तो सब्सक्रिप्शन एनपीओ के लिए क्या है? जो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, ये एक्रूअल बेस पे बनाएगा कैश बेस पे?
अब सुनो, समझ आ रही है क्या सिस्टम है ये? इधर देखो, सुनो जरा, ये है मेरा प्रेजेंट ईयर यानी कि करंट ईयर, ये मेरा क्या है? करंट ईयर। ये है मेरा प्रीवियस ईयर और ये है मेरा फ्यूचर ईयर। मुझे क्या हुआ? करंट ईयर का 2 लाख सब्सक्रिप्शन मिला, करंट ईयर का 2 लाख मिला और 50,000 प्रीवियस ईयर का यहां मिला। बच्चे लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन यानी कि ये है 2011, 2012, 2013, 2011 का सब्सक्रिप्शन 2012 में मिला, तो ये 2012 की इनकम मानी जाएगी 2011 की। कैश है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट 12 की मानी जाएगी ना? हाँ है ना? तो बच्चे हम 12 में क्या लेंगे? एक तो 2 लाख लेंगे करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन, प्लस अगर प्रीवियस ईयर का भी है वो भी लेंगे, और अगर कोई फ्यूचर का ही मिल जाए एडवांस में तो भी इस साल की इनकम मानी जाएगी। मान लो 20,000 है, समझ आ गई? तो बच्चे करंट ईयर में तीनों के तीनों खर्चे, सॉरी तीनों इनकम्स ऐड हो जाएंगी। बात समझ आ रही है ना? यानी सब्सक्रिप्शन एक रिसिप्ट है, पेमेंट है, तो रिसिप्ट में आएगी, चाहे वो प्रीवियस का हो, करंट का हो या फिर नेक्स्ट ईयर का हो। अगर इस साल में रिसीव हुआ तो इस साल की वो रिसिप्ट है। जनरल डोनेशन, किसी ने एनपीओ को जनरली डोनेट कर दिया, वो उसके लिए रिसिप्ट है, पेमेंट है? आपके याद करना पड़ेगा। एक है स्पेसिफिक डोनेशन। बच्चे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक डोनेशन एंड जैसे मैंने एक एनपीओ में दान कर दिया और बोला कि मेरे पैसों से आपने बच्चों के लिए चेयर्स खरीदनी है, तो स्पेसिफिक, दैट इज स्पेसिफिक। एक जनरल कि मैं पैसे दे रहा हूं, आपको जो करना है करो। तो बच्चे दोनों डोनेशन कंपनी, सॉरी एनपीओ के लिए इनकम है, खर्चा है, सॉरी बच्चे इनकम एक्सपेंस की बात नहीं है, यहां बात है रिसिप्ट या पेमेंट की। ये रिसिप्ट है, पेमेंट है? आई होप क्लियर है आपको। नेक्स्ट इज ग्रांट फॉर, बच्चे गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट तरह तरह की ग्रांट्स देती है, हाँ है ना? है ना? तो बच्चे गवर्नमेंट ने एनपीओ को ग्रांट दी, तो बच्चे वो रिसिप्ट है, पेमेंट है उसके लिए, हाँ है ना? नेक्स्ट पढ़ो एंट्रेंस या फिर एडमिशन फीस। बच्चे जैसे आप स्कूल में जाते हो ना, जब आप स्कूल में पहली बार जाते हो तो एक एडमिशन फीस लगती है और उसके बाद हर साल क्या लगता है? मंथली फीस। तो ऐसे ही एक एनपीओ में जब हम फर्स्ट टाइम जाते हैं तो उसकी एंट्रेंस फीस की एडमिशन फीस होती है और उसके बाद क्या देना पड़ता है? सब्सक्रिप्शन। तो दोनों की दोनों कंपनी के लिए क्या है? रिसिप्ट्स है। आई होप समझ आया आपको। नेक्स्ट इज एक स्पेसिफिक थी और एक जनरल पर्पस के लिए। नेक्स्ट इज कहता कुछ न्यूज़पेपर बेच दिए, घास बेच दिया, वो रिसिप्ट है, इनकम है? दोनों ही है। रिसिप्ट है, पेमेंट है? रिसिप्ट है। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, पे करते हैं? बच्चे इन्वेस्टमेंट होती है हमारी एसेट, हमने अपना पैसा कहीं पर इन्वेस्ट कर रखा है तो बदले में इंटरेस्ट, तो ये भी रिसिप्ट है, समझ आ गई? नेक्स्ट इज डिविडेंड रिसीव्ड। हमें डिविडेंड मिला किसी कंपनी से, यानी एनपीओ ने शेयर्स खरीद रखे हैं और एनपीओ को उसका प्रॉफिट मिला, डिविडेंड मिला, रिसिप्ट है। समझ आ रही है? एनपीओ को रेंट मिला। सर रेंट कैसे मिलता है एनपीओ को? मान लो एनपीओ के अंदर एक हॉल है, किसी ने शादी करनी थी, एनपीओ ने बोला मेरा हॉल यूज कर लो, मुझे किराया दे देना, तो बच्चे रेंट रिसिप्ट क्या है उसके लिए? रिसिप्ट है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, रिसिप्ट है। मिसलेनियस रिसिप्ट, छोटे मोटी। लाइफ मेंबरशिप फी। व्हाट इज लाइफ मेंबरशिप फी? बच्चे एक ही बार पैसे दिए 10 सालों के लिए, 20 सालों के लिए कि भाई लाइफ टाइम मैं इसकी सब्सक्रिप्शन, तो ये भी रिसिप्ट है ना? नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन फॉर, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए पैसे मिले, रिसिप्ट है। हा। नेक्स्ट इज लेगेसीज। क्या होती हैं? स्पेसिफिक डोनेशन, स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शन में बहुत फर्क है यार। बच्चे लेगेसीज क्या होती हैं? इसको लिख लेना जो पढ़ा रहा हूं पॉइंट, बाद में भूल लेना, फिर मैंने उल्टा टांग देना सबको। लेगेसीज क्या होती है बच्चे? मान लो फॉर एग्जांपल मैं हूं, है ना, मेरे पास कोई मेरा वारिस नहीं है, कोई मेरा बच्चा नहीं है ना, और मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है। जब मैं मर जाऊंगा तो प्रॉपर्टी क्या होगा? तो मैंने बोला कि मैं अपनी प्रॉपर्टी, मैंने विल में लिख दिया, अपनी वसीयत में लिख दिया, अपनी प्रॉपर्टी के कागजात में लिख दिया, विल में लिख दिया कि जो ये मेरी प्रॉपर्टी है ना, मेरे मरने के बाद फलाना फलाना इस एनपीओ को चली जाए, तो एनपीओ को मिल जाएगी मेरे मरने के बाद। तो एनपीओ के लिए रिसिप्ट है, पेमेंट है? इसको बोलते हैं लेगेसी। लिख लो।
डिसीज पर्सन से जो पैसे आते हैं ना बेटा, दैट इज लेगेसी। लेगेसी स्पेसिफिक भी हो सकती है और जनरल भी हो सकती है। होएगा दो के एक्रूअल में अगर ऐसा होता। एक्रूअल में बनता ही नहीं बच्चे रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट यार। मैं लेगेसी की बात कर रहा हूँ। क्या अगर बंदे ने बोला कि ये ले लेना जब मैं बनूंगा तो वो तब ली जाएगी। राजे हम तो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट की बात कर रहे हैं, समझ आ गई बच्चे। नेक्स्ट इज एंडोनमेंट फंड। ये क्या होता है बच्चे? जनरल पर्पस के लिए। मैंने लिखा था कि मेरे मरने के बाद ये पेपर्स जो प्रॉपर्टी है ये किसको दे देना? एनपीओ को, एनजीओ को दे देना। और एनजीओ इस पैसे से ना बच्चों के लिए स्कूल खोल दे, तो वो क्या हो गया? स्पेसिफिक। एक मैंने बोलता मेरे मरने के बाद ये वसीयत दे देना, जो मर्जी करो, स्पेसिफिक जनरल। एक होता है एंडोनमेंट फंड। एंडोनमेंट फंड क्या होता है बच्चे? कहीं से कोई गिफ्ट आ गया एनपीओ के पास, वो बच्चे क्या रिसिप्ट है उसकी। नेक्स्ट इज सेल ऑफ। सर गिफ्ट आया है, पैसे तो नहीं आए। वही पैसे पैसों वाला गिफ्ट क्या कोई और कुछ और भी आ सकता है जब बाहर कुछ नहीं था। एंडाउमेंट फंड मेरे को फंड है पहले ही आया होगा। नहीं 1 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट और लगेंगे। आप खोलते हो ना 2 मिनट में वेस्ट हो जाते हैं, वरना तक बंद हो जाती है क्लास। हाँ जी, अरे बच्चे आपने अकाउंट्स नहीं पढ़ा, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। जिस भी चीज को मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं। मान लो मैंने एनपीओ प्रिंटर दिया और इस प्रिंटर की वैल्यू 12,000 रुपये है, तो रिसिप्ट है ना 12,000 रुपये की, क्यों नहीं आएगी? समझ आ गई बात? कैश की नहीं बच्चे, इन काइंड भी हो सकती है। अगर उस चीज की मनी की टर्म में वैल्यू की जा सकती है तो उतने मनी की रिसिप्ट है। नेक्स्ट इज बच्चे कोई एनपीओ ने मैच कराया था, हमने उसको प्राइस दे दिया कि चलो ठीक है, एनपीओ कहीं से पैसा आया, मैच कोई भी रिसिप्ट, नॉर्मल बात कर रहे हैं, आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट बच्चे पेमेंट देखो फटाफट। सैलरीज, एनपीओ ने अपने वर्कर को सैलरी पे करी। अगर एनपीओ ने रेंट पे किया, पोस्टेज एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, न्यूज़पेपर, रिपेयर्स, ऑडिट फी। ऑडिट फी क्या होता है? चेक करने आया कोई बंदा एनपीओ को, सीए आया, उसको फीस दी, खर्चा एनपीओ के लिए पेमेंट है। मेंटेनेंस एक्सपेंस, मेंटेनेंस कराने के लिए खर्चा। इंश्योरेंस कराया हुआ किसी चीज का, उसकी खर्चा। ऑनरेरियम क्या होता है? कोई आता है, ऐसे सोच लो कोई आप चले गए या कहीं पे गए तो आपको अवार्ड जो देते हैं, जो उसे कहते हैं शायद। हाँ वेरी गुड बच्चे। देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आऊँ, मैं किसी एनपीओ ने बुलाया कि आपने बच्चों को आके एक लेक्चर देना है। अब बच्चे एनपीओ क्या है? वो तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैं उनसे पैसे भी बोलूँगा कि भैया मैं लेक्चर दूंगा तो मेरी 10,000 फीस है, नहीं बोल पाऊंगा ना। मैं बोलूँगा ठीक है मैं आ जाता हूँ, तो बदले में वो मेरा ऑनर करेंगे। क्या करेंगे? जाते हुए मुझे खालिया तो नहीं भेजेंगे ना, मुझे चाहे 2,000 रुपये दें, 5,000 रुपये दें, कोई प्राइस दे दें, हाँ है ना। तो बच्चे जो मेरा उन्होंने ऑनर किया, बदले में मुझे पेमेंट की ना, तो ऐसे ही एनपीओ में जब लोग गेस्ट लेक्चर लगाने आते हैं तो उनके बदले में जो भी उनका सम्मान किया जाता है, जो भी उनको पे किया जाता है, वो ऑनरेरियम होता है, और ये एनपीओ के लिए एक पेमेंट होती है। समझ आ गई? लिख लेना। हमने कोई टैक्स पे किया, म्युनिसिपल टैक्स पे किया, पेमेंट है। प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड, एनपीओ ने प्राइस बांटे तो पैसे आएंगे जाएंगे? ऑफिस एक्सपेंस, एक्सपेंस ऑन शोज, मिसलेनियस पेमेंट्स, परचेज्ड ऑफ फिक्स्ड एसेट, पैसे जाएंगे। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदे एनपीओ ने, पैसे जाएंगे। इन्वेस्टमेंट करी, पैसे चले गए। बुक्स खरीदी, लोन लिया, लोन वापस किया। बिल्डिंग खरीदी। पेमेंट होती है, रिसिप्ट कैसे हो जाएगा? किसने हमारा एनपीओ की जाएगा बेटा कहीं पे। नहीं मैं समझा, मतलब हमारे पास कोई बंदा आ रहा है ऐसे तो क्रेडिट नहीं देंगे। आप एनपीओ हाँ है ना, आपने मुझे बोला पंकज जी आओ हमारे लेक्चर दो, मैं आया, मैं लेक्चर दिया, तो आप बदले मुझे कुछ तो दोगे ना, 500,000 कोई सामान दोगे तो आपके लिए पेमेंट होगी ना बेटा। ये कुछ भी वो पैसों की आती है। समझ आएगी बच्चे? वैसे उसको नहीं बोला जाता पर समझ लो आप। समझ आएगी बच्चे बात आपको? हाँ है ना। तो आई होप आपको समझ आ गया। सर आपने कहा था क्वेश्चंस कराओगे, हाँ जी। इलस्ट्रेशन नंबर 1 जल्दी से। वो कहता है फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन क्या बनाना है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। पहला है कैश बैलेंस, ये क्या आएगा? ओपनिंग बैलेंस डेबिटेड। सब्सक्रिप्शन का आएगा? रिसिप्ट में। रिसिप्ट पेमेंट बोलो। डोनेशन का आएगा? एंट्रेंस फीस।
रेंट रिलाइज फ्रॉम क्लब हॉल, रिलाइज मतलब पैसा आया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेमेंट, टैक्सेस, सैलरी एंड वेजेस, ऑनरेरियम पेमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड रिसिप्ट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पैटी एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। पहला क्वेश्चन करा दिया, मार्क करते रहना। क्वेश्चन नंबर 2 कहता फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। पढ़ लो, देखो अब मैं करा रहा हूं, आप कर नहीं रहे। चलो अब काउंट करते रहो, ठीक है जी। तो पहले 3 इलस्ट्रेशन मैंने करा दिया आपको और आपको आ भी गए, ठीक है जी। मैं तो करा रहा हूँ, करने का कराने आ जाओ, कराऊं फिर संभाल है। हाँ जी, एनपीओ कितना आसान है आप सबने देख लिया। देखो 35 में से 3 यार, 35 में 3 क्वेश्चन खत्म हो गए ना। आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। तो बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2, 3 कल रिटर्न में होना चाहिए, नहीं तो आपको पता है मैं आपके साथ क्या करूँगा। 1, 2, 3 रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना के आना है। फ्री के नंबर हैं 10।